Hello people, I hope you're doing wonderful. This side Shubham Suklecha with you on this Saturday. Yes people, तो यहां पर हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं आज हमारा सेक्शन सीरीज का नेक्स्ट सेट है. नेक्स्ट सेट इज ऑन चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड चैप्टर नंबर 10 अकाउंट्स एंड ऑडिट. तो ये सेक्शंस कुछ ऐसे हैं 128 to 138. Section 128 to 138 talks about chapter 9 accounts of company, and then 139 to 148 talks about audit and auditors. This is a very lengthy section series. इसके अंदर कुछ sections काफी बड़े भी हैं, books of accounts, financial statements, इस प्रकार के कुछ बड़े sections भी यहाँ पर होते हैं. So generally students में ऐसा देखा गया है कि this chapter which is of course there in the मतलब हर प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आपको ये चैप्टर मिल ही जाएगा अकाउंट्स एंड ऑडिट का, बट दिस चैप्टर इज जनरली नॉट लाइक्ड बाय स्टूडेंट. जैसे कि सीएसआर होता है, जैसे कि डिविडेंड होता है, डायरेक्टर होता है, तो उसमें भले ही कॉम्प्लिकेटेड कांसेप्ट्स हैं बट द चैप्टर इज लाइक्ड बाय स्टूडेंट. वेयर ये जो चैप्टर है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट, ऑडिटर, दिस चैप्टर इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ये चैप्टर उतना डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि जरूर है, बट ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल दिस चैप्टर इज नॉट लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स अ लॉट. तो हमारा इंटेंशन ये है कि जो हमें पसंद नहीं है उसको आज हम रैप अप कर दें यहां पे. ओके, आज के सेशन में आई वुड नीड सम एक्स्ट्रा पेशेंस फ्रॉम यू, बिकॉज जनरली तो कैसा होता है कि टॉपिक के अंदर बीच में कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आते रहते हैं, तो वो सेशन चलता रहता है और आप बंधे रहते हैं. यहां पर आई वुड सिंसियरली वांट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स फ्रॉम यू दैट आपको बने रहना है एंड तक. ठीक है, अरे मैं आपको लिख के देता हूं कि बीच में, सेशन के बीच में आपको अंदर से आवाज आएगी कि अरे यार बस हो गया, बट नहीं, आपने बने रहना है और एंड तक सारे सेक्शंस खत्म करना है. बिकॉज वंस यू आर डन विद दिस ना, तो ये जो बोरिंग टॉपिक है आपका कंपैरेटिवली थोड़ा पहले जितना आपके ग्रिप में था और बेटर ग्रिप में आ जाएगा. थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा सेशन के अंदर, एंड आई होप यू आर गोइंग टू मेंटेन that patience and you're going to get done with this section series. There are 20 sections. आज 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं हमारे कंपनीज एक्ट के, चैप्टर नंबर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट. Are we clear? So shall we start the session without wasting any time? एक और बार रिमाइंडर दे देता हूं, कल संडे को इवनिंग में मैं लाइव आने वाला हूं टू टॉक टू यू पीपल. लाइव कैसे आऊंगा? लाइव इंस्टाग्राम पे आऊंगा. ओके, सुक्लेचा शुभम इज द आईडी. कल इवनिंग में लाइव आने वाले हैं एंड आपसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे, बिकॉज हमारे ऑलमोस्ट 6 सेशन हो चुके हैं, 6 बेहतरीन सेशन हमारे हो चुके हैं, which I hope must have been helpful for you. तो अब थोड़ी सी बातचीत करेंगे कल. Right now let's get back to studies. चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, चैप्टर नंबर 9 जिसकी मैंने कहा 128 to 38. वैसे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ये जो 138 है ना, ये नेक्स्ट चैप्टर में चले जाना चाहिए था. 128 to 137 तक रहना चाहिए था चैप्टर 9 अकाउंट्स के अंदर, एंड 138 जो है दैट इज अबाउट इंटरनल ऑडिट. तो इंटरनल ऑडिट तो उसको ऑडिट एंड ऑडिटर्स में डालो ना, उसको अकाउंट्स में क्यों रख रखा है? बट लेजिस्लेटर्स का ओपिनियन हो सकता है कि नहीं, इंटरनल ऑडिट कंपनी का इंटरनल अफेयर है तो उसको अकाउंट्स के साथ में रखो. तो उनका ओपिनियन हो सकता है. मेरा ओपिनियन है कि 138 शुड बी शिफ्टेड टू चैप्टर 10 इन द बेयर एक्ट. ठीक है, बट माय ओपिनियन इज लाइक अ काउज ओपिनियन, इट डजंट मैटर टू लेजिस्लेटर्स. इधर आओ गधो. चलो, yes people, so we are starting with the first section, 128 books of accounts. 128 books of accounts. यारों of course आप सबको पता है थोड़ा सा काफी लेंथी सा सेक्शन है. I have tried to cover each and everything, हर एक चीज को हमें बेहतरीन तरीके से कवर करने की मैंने कोशिश की है. 128 books of accounts to be kept by the company. चलो, 100% focus without wasting any time. Let's start the session. 128, you have to be on your toes. एकदम मतलब बने रहना, ताकि ये सेशन आप लोग कैसा है कि अभी एक बार मेरे साथ समझ लिया, फिर आप इसको आगे भी एक बार एग्जाम के एक दिन पहले भी एक बार देखोगे, तो ये जो एक बोरिंग सा चैप्टर है और द चैप्टर व्हिच यू डज नॉट रियली लाइक मच, ये आपका बेहतरीन तरीके से रिवैम्प हो जाएगा दिमाग में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्स्ट्रा एज. 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय द कंपनी. चलो, सबसे पहली बात आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता क्या है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, दीज आर द, व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड, सेल्स एंड परचेसेस, असेट्स एंड लायबिलिटीज, या फिर कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज. कॉस्ट रिकॉर्ड इज नॉट फॉर एवरी कंपनी, ये कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज 148 में आती है, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना होता है. फोकस करना अच्छे से. तो मोस्टली ये 3 पॉइंट है, बट एक चौथा पॉइंट भी है, ये आपको पता होना चाहिए. रिकॉर्ड मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा रिकॉर्ड होता है? सिंपल. ओके, मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड, सेल्स एंड परचेस ऑफ गुड्स, असेट्स एंड लायबिलिटीज. ये अब इनको याद कैसे रखेंगे? याद इस प्रकार से रख सकते हो, आपको अपने बचपन में पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, वैसा उसका कोई लॉजिक नहीं है, बट याद रखने की एक तरीका हो सकता है, मेमोरी टेक्निक हो सकती है. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आते थे? सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स,
सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड सर्विस ट्रेडिंग के अंदर। पीएनएल के अंदर क्या आता था, पीएनएल के अंदर आता था आपके अदर एक्सपेंसेस, तो मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड यहां पर आ गया। और लास्ट में बैलेंस शीट में क्या आता था, हम सबको पता है ना, असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड, असेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड लास्ट पॉइंट यहां पर आता है कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज। कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज को 148 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कह देता है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने, तो उन कंपनीज का कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वंडरफुल। उसके बाद में आता है कि आखिर ये कहां रखते हैं। अजी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना तो लिए, वेयर डू वी कीप दीस बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। या फिर अगर कंपनी डिसाइड करता है कि नहीं यार हमें रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं रखना है, वी वांट टू कीप इट समवेयर एल्स, तो यू कैन कीप इट समवेयर एल्स एज वेल। आप जहां भी रख रहे हैं 7 दिन में आरओसी को इन्फॉर्म कर दो, इन्फॉर्म आरओसी विद इन 7 डेज अगर आप कहीं और रखना चाह रहे हैं तो। अदरवाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। इजी टू गो। उसके बाद में क्या, कुछ बेसिक पॉइंट कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी मेंटेन कर सकते हो। जी हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा अक्रूवल बेसिस पे होगा। आई डोंट थिंक आई हैव टू टेल यू व्हाट इज अक्रूवल बेसिस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा अक्रूवल पे बेसिस पे होगा कि आपका जैसे जैसे एक्सपेंस होता है, राइट, आपका जैसे जैसे एक्सपेंस उस टाइम पे बेयर हो रहा है, उसी टाइम पे उसको आप चार्ज कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैंने 2 साल का रेंट अभी पे कर दिया इसी साल में, तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है ये इस साल 1 साल का रेंट एक्सपेंस माना जाएगा, अगले साल का रेंट एक्सपेंस माना जाएगा। इट विल नॉट बी ऑन कैश बेसिस, इट विल बी ऑन अक्रूवल बेसिस। ओके, देयरआफ्टर साथ में मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है ऑन डबल एंट्री बेसिस। डबल एंट्री क्या होता है? अरे जो आपने अकाउंट्स में बचपन से पढ़ा है ना, जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही सब होता है डबल एंट्री बेसिस, कि हर एक अकाउंटिंग एंट्री का डबल इफेक्ट होता है, डेबिट भी क्रेडिट भी, सो दैट इवेंचुअली बैलेंस शीट बनती है और वो मैच होती है। तो डबल एंट्री बेसिस पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे। उसके बाद में बुक्स एंड रिलेटेड वाउचर्स टू बी मेंटेन फॉर 8 years। इसके अंदर 2 चीजें सीखने की है। पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी मेंटेन फॉर 8 years, एंड सेकेंडली बुक्स के साथ में उसके रिलेटेड वाउचर्स भी आपको संभाल के रखने हैं। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो तो ठीक है, वो तो बनाना ही है आपको, उसके साथ में रिलेटेड वाउचर्स हैं वो भी आपको संभाल के रखने हैं। दे हैव टू बी मेंटेन फॉर 8 good years। ओके, नेक्स्ट ब्रांच ऑफिस। आपका ब्रांच ऑफिस भले ही इंडिया में है या फिर नहीं, मतलब वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वेदर इन इंडिया और नॉट मींस वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, आपका ब्रांच ऑफिस है वो इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, भले ही उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे? यू कैन मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द ब्रांच। आप उसके ब्रांच पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लो, लेकिन पीरियोडिकल रिटर्न्स शुड बी सेंट टू द हेड ऑफिस। जहां पे आपके रजिस्टर ऑफिस पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखी है कंपनी की, वहां पीरियोडिकल रिटर्न आ जाना चाहिए। तो ब्रांच ऑफिस का रिकॉर्ड भले ही वो इंडिया में या इंडिया के बाहर है, वो अपने ब्रांच पे मेंटेन कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने ब्रांच पे बना सकते हैं, बट उनको हेड ऑफिस पे पीरियोडिकल बुक्स भेजना मैंडेटरी है। बुक्स कैन बी केप्ट एट ब्रांच ऑफिस बट पीरियोडिकल रिटर्न्स हैव टू बी सेंट टू रजिस्टर्ड ऑफिस। चलो, इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? फोकस करना। बुक्स एंड पेपर्स इन इंडिया, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भाई कॉन्फिडेंशियल चीज है, हर किसी को नहीं करने देंगे। कौन कर सकता है? डायरेक्टर। बुक्स और पेपर्स मेंटेन्ड इन इंडिया कैन बी इंस्पेक्टेड बाय डायरेक्टर, कि भाई साहब ये हमारा डायरेक्टर जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन हमारा कोई ब्रांच ऑफिस है, कोई बुक्स है जो हमारी इंडिया के बाहर है, ठीक है, एक ब्रांच इंडिया के बाहर स्विट्जरलैंड में, वहां पे बुक्स है, तो हमारा डायरेक्टर बोलता है कि मैं वो बुक्स को जो है ना इंस्पेक्ट करना चाहता हूं, तो हे कंपनी मेरी टिकट कराओ, मैं जाकर इंस्पेक्ट करके आऊंगा। तो क्या डायरेक्टर को भेजेंगे क्या बुक्स इंस्पेक्ट करने के लिए? नहीं। इंडिया में है तो डायरेक्टर किसी बिजनेस हाउस में जाकर बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है। इंडिया के बाहर है तो डायरेक्टर उनकी इंफॉर्मेशन को इंडिया में मांग सकता है, जो उसकी रिक्वेस्ट पे उसको दिया जाएगा। इंस्पेक्शन अगर मान लीजिए इंडिया में है तो डायरेक्टर कभी भी बिजनेस हाउस में जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इंडिया कैन बी इंस्पेक्टेड बाय डायरेक्टर एट एनी बिजनेस आवर, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया के बाहर है तो वो डायरेक्टर को बुक्स मंगवानी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन मंगवानी पड़ेगी और वो उसको प्रोवाइड की जाएगी। एक छोटा सा पॉइंट है, इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिडरी कैन बी डन ओनली इफ ऑथराइज्ड बाय बीओडी। तो समझो मैं अगर एक डायरेक्टर है कंपनी का, मैं मेरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं, मैं कभी भी जाके फ्रीली कर सकता हूं। इफ आई एम अ डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड, मैं एक्स लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं, मैं कभी भी जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं मेरी सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली कभी भी जाके नहीं कर सकता। आई नीड ऑथराइजेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट। चलो समझो अच्छे से, सब कुछ हो गया, एक पॉइंट बाकी है बस लास्ट वाला, उसको भी मैं छोड़ता हूं जो ग्रीन में लिखा है। तो ये क्या यार, दिस इज ऑल अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, जस्ट बी विथ मी। सबसे पहले पढ़ा हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स व्हाट? ओके, सेल्स एंड परचेज, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, असेट्स एंड लायबिलिटी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज। ब्रिलियंट। उसके बाद हमने पढ़ा कि कहां पे रखी जा सकती है, मुझे बताओ कहां रखी जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स? मुझे जवाब दो। अरे मैं आपको कह रहा हूं, आप घर से घरों चीखो चिल्लाओ और जवाब दो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे रखी जा सकती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज टू बी केप्ट इन रजिस्टर ऑफिस। अगर कहीं और रख रहे हैं तो आपको 7 दिन में आरओसी को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में अलाउड है क्या? अलाउड है। अक्रूवल पे करना है, कैश पे करना है? अक्रूवल पे करना है। डबल एंट्री मैंडेटरी या सिंगल एंट्री पे कर सकते हो? डबल एंट्री मैंडेटरी है।
चलो, उसके बाद ब्रांच के बुक्स है वो कहां मेंटेन कर सकते हैं, वो आप ब्रांच में चाहो तो ब्रांच में हेड ऑफिस पे भी कर सकते हो उसकी बुक्स, लेकिन आप चाहोगे हम ब्रांच में मेंटेन करना चाहते हो तो ब्रांच पे भी कर सकते हो, लेकिन पीरियोडिकल रिटर्न्स हेड ऑफिस पे भेजना मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद में यस कितने समय तक मेंटेन करके रखना है, तो बुक्स और साथ में उसके जो रिलेवेंट वाउचर्स है वो पूरा आपको 8 इयर्स तक मेंटेन करके रखना है। अरे इंस्पेक्शन कर सकता है डायरेक्टर, जो भी बुक्स इंडिया में उसका कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है उसको, लेकिन अगर इंडिया के बाहर है तो वो इन्फॉर्मेशन मांगता है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वेरी फास्ट। और लास्ट पॉइंट आता है यहां पे हमारा, यहां जो हमने देखा कि इंस्पेक्शन अगर खुद की कंपनी का करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर सब्सिडी का कंपनी का आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करना है तो वो आप सिर्फ कर सकते हो आफ्टर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब एक ग्रीन में एक टॉपिक लिखा है, समझना अच्छे से क्या है, खुद से देखो एक बार क्या लिखा है, फुल स्पीड में देखो क्या लिखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है, फुल स्पीड में देखो क्या लिखा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, हम जनरली कहते हैं मैनेजमेंट की होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, कंपनी के मैनेजमेंट की होगी। बट ये सेक्शन 120 128 क्लियरली बोलता है किसकी होगी, क्लियरली बोलता है किसकी होगी, बोलता है मैनेजिंग डायरेक्टर की होगी, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस की होगी, सीएफओ की होगी, और सच अदर पर्सन एज बोर्ड में ऑथराइज हैव रिस्पांसिबिलिटी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छे समझना किसकी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड सीएफओ। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड सीएफओ। अरे सेम रिस्पांसिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी आएगी। आपको एक प्रोविजन याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा, चेयरमैन और 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ हुम शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सब सही है। मैं ये पढ़ा रहा हूं कि उसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नाम आ जाएगा आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड सीएफओ और एनी सच अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, he will have the authority, he will have the responsibility to maintain the books of accounts। चलिए, सिमिलर तरीके से आता है 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आशा करता हूं कि 128 आपके दिमाग में। अब अगर ये शीट आपके सामने ना, आप ये नोट्स, मैंने कितनी बार कहा, नोट्स आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आपके लिए संभव है ना, तो ये नोट्स को रखो सामने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, और खुद के नोट्स फटाफट बनाओ, तो उससे एक रिविजन भी हो जाएगा। एंड मैं आपको 100% कह रहा हूं ना कि ये एक पेज को आप देखोगे ना तो फटाफट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आपका एक रिवैम्पिंग हो जाएगी फुल स्पीड में। ऑफ कोर्स आप रेगुलर बैच के नोट्स तो पढ़ोगे ही सही, लेकिन ये क्या, एक एक्स्ट्रा एज दे रहा है आपको, फटाफट से आपका पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा। एंड यू विल गेट टू नो दिस इन सेक्शन 128। Then comes 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फोकस 100%। इसी प्रकार के कुछ पॉइंट्स हैं, बट इजी है ये। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सुनना मेरी बात को। सबसे पहले इसके ग्रीन पॉइंट पे आ रहा हूं। ये क्या है, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके ग्रीन पॉइंट पे आ रहा हूं। देखो क्या लिखा है, देखो प्लॉट से क्या लिखा है। Who has the responsibility to maintain financial statement? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने की, उसको बनाने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है। देखो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड सीईओ। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड सीएफओ। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड सीएफओ और अदर पर्सन एज ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। तो ये दोनों के अंदर सेम है भाई, दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पांसिबिलिटी सेम लोगों की रहती है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और सीएफओ और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। ब्रिलियंट। अब आते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। सबसे पहला सवाल आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हाट। जैसे कि हमने पढ़ा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किन-किन के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हाट, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे सिंपल है, याद रखना, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट, अरे गधे वो एक ही होता है, पीएनएल एंड ट्रेडिंग, ऐसा समझो आप। पीएनएल और ट्रेडिंग एक ही होता है, ऐसा समझो आप। सो बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ अंडरस्टैंड, फॉर कंपनीज जिनका ओरिएंटेशन, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, वो बनाते हैं पीएनएल अकाउंट। जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज वो बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो समझो, इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो भी आपकी कंपनी का एप्लीकेबल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां तक ध्यान रखना है। उसके आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, कि अगर आपने इस साल में इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, बायबैक किया, इक्विटी शेयर्स में कुछ भी चेंज आया है, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी आ जाता है आपके अंदर। एंड लास्ट है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये 5 चीजें हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती है। कहीं भी लिखा है दैट यू हैव टू गिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द कंपनी, कंपनी हैज टू गिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द मेंबर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं पे भी लिखा है तो मतलब इट इंक्लूड्स दीस 5 थिंग्स: बैलेंस शीट, पीएनएल और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स।
आई गेस ये सबको पता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम सच क्लास ऑफ कंपनीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी कंपनी को एग्जाम्पशन देना है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत बनाओ, आप इस फॉर्मेट के हिसाब से मत बनाओ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एग्जाम्पशन दे सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कि कोई अगर व्यक्ति सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है, वो 10-15 पेजेस को देखता है, तो उससे वो उस कंपनी के पूरे स्टेट ऑफ अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू ले सके। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अरे कैसा था यार, वो कंपनी के शेयर होल्डर है, ठीक है, उन्होंने कंपनी में पैसा दिया, इन्वेस्ट किया, अब वो कंपनी के पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट बैठ के थोड़ी देखेंगे क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि इतना सब कुछ वो देखेंगे नहीं। अगर शेयर होल्डर, अगर कंपनी उनको दे भी दे तो भी शेयर होल्डर इतना देख नहीं सकते। तो शेयर होल्डर चाहते हैं कि समरी में बताओ, तो ये समरी है जो शेयर होल्डर्स तक भेजी जाती है। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि समरी में बताओ हमारे इन्वेस्टर्स को। तो कुछ पेजेस में वो देखें और उनको कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाए। सो व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द डॉक्यूमेंट which was created with the intention to give true and fair view to the shareholders। तो यहां पे क्या लगेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall give ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। हमारे कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू जाना चाहिए। सर ट्रू एंड फेयर व्यू म्हणजे देखो दैट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लाइंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कहीं पे भी एएस लिखा है मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कहीं पे भी एसए लिखा है मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। यहां पे एएस लिखा है मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एसए लिखा होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। ओके, अरे दोनों का एएस करते तो कंफ्यूजन होता ना, तो समझदार लोगों ने अलग किया है। एएस बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसए बोले तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। चलो इधर आओ। सो कभी भी लिखा है ना दैट योर बुक्स ऑफ अकाउंट, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब क्या? मतलब यू हैव कंप्लाइड विद ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 3। कि शेड्यूल 3 के हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई किए। अब शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना होता है सारी कंपनीज को एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो अगर बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो इन कंपनीज का अपना अपना फॉर्मेट है, इनको शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बनाना है, इनको शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बनाना है। अदरवाइज सारी कंपनी को शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना होता है। ठीक है, शेड्यूल 3 क्या होता है? एक्ट के बाद में शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल 3 के अंदर फॉर्मेट दिया गया, बैलेंस शीट का जब बनाते हो ना, पहले हमने बचपन तो टी फॉर्मेट पढ़ा था, टी फॉर्मेट। अब आप बनाते हो पूरा का पूरा ऐसा एक के बाद एक पूरा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। Are you understanding? तो ये जो फॉर्मेट है शेड्यूल 3 ने दिया हुआ है। So what do you mean by true and fair view? True and fair view means that you have complied with all the accounting standards and your financial statements are prepared in the form and manner given in the schedule 3, and this is not applicable for insurance company, electricity company and insurance, electricity, बैंकिंग कंपनी ऑफ कोर्स, राइट? इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड बैंकिंग कंपनी, या फिर कोई भी ऐसा कंपनी जिसका अपना अपना एक एक्ट है, उस पर अप्लाई नहीं होता शेड्यूल 3, बाकी सबके लिए शेड्यूल 3 मैंडेटरी। ओके, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद क्या होता है? इट हैज टू बी लेड एट एवरी एजीएम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी लेड एट एवरी एजीएम। लेड का मतलब क्या होता है कि वहां पे हम प्रेजेंट करते हैं अमंग शेयरहोल्डर्स और शेयरहोल्डर्स को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट मतलब अप्रूव करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी लेड एट एवरी एजीएम। ओके, इजी चल रहा है अभी तक। उसके बाद में if the financial statement does not comply with accounting standard, जैसे कि हमने ऊपर बोला था financial statement should show true and fair view, मतलब financial statement should comply with accounting standards and they should be in the form and manner given in schedule 3। लेकिन अगर आपके financial statement accounting standard को comply नहीं करते, if the financial statement does not comply with accounting standard, then you have to disclose three things। First, the deviation, कि accounting standard ये बोलता है और हमने ये follow किया, you have to disclose the deviation। Second, the reason of the deviation, कि ऐसा हमने क्यों किया, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है फीफो, हमने लीफो क्यों किया। तो कोई भी चीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है हमने डेविएशन क्यों किया। तो पहला, यू हैव टू डिस्क्लोज द डेविएशन, सेकंड द रीजन ऑफ द डेविएशन, एंड थर्ड द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ दैट डेविएशन, कि अगर ये हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करते तो हमारा प्रॉफिट इतना इतना आता, हमने डेविएशन किया तो हमारा प्रॉफिट इतना इतना है, कि हमारे प्रॉफिट पे, हमारी कंपनी के डेटा पे क्या इंपैक्ट है। तो अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं करते हैं, तो वी हैव टू डिस्क्लोज दीस थ्री थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर एक कंपनी को अपना बनाना ही है, उसके साथ में आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना होता है। इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इट्स सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। कि एक तो हमारी कंपनी का आइसोलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा और हमारी सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इन सबको मिला के हमारा एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेगा। तो हर एक कंपनी को क्या देना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और साथ में हर एक सब्सिडियरी और जॉइंट वेंचर के सेलिएंट फीचर्स, कि ये इंडिविजुअल हर एक सब्सिडियरी के सेलिएंट फीचर्स है और ये हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाता है। और सब पढ़ लिया क्या? अरे एक और चीज पढ़ा देता हूं,
हमने पिछले सेक्शन में 128 और 129 दोनों में एक चीज पढ़ी कि 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन दोनों को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इन दोनों को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड सीएफओ। अगर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाई तो, अगर इन्होंने 128 का वायलेशन किया, 129 में किसी का वायलेशन किया, अच्छे से मेंटेन नहीं की, तो उनके ऊपर क्या पेनल्टी है? इफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और सीईओ और एनी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड वायलेट्स 128 और 129, द फाइन इज 50,000 टू 5 लाख। द फाइन इज 50,000 टू 5 लाख। द फाइन इज 50,000 टू 5 लाख। ध्यान रख लो, अमेंडेड फाइन है, ठीक है, अमेंडेड फाइन है 50,000 टू 5 लाख। एज आई ऑलवेज से, आई डोंट रियली केयर मच अबाउट द फाइन्स एंड एवरीथिंग बिकॉज़ दे चेंज एवरी टाइम, बट ठीक है, एग्जाम के लिए मोहताज है तो इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूं मैं, फोकस करना अच्छे से। ये हुआ अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार देखते हैं अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये दिमाग में छप जाना चाहिए। ऐसा स्कूल में होता था ना कि जब हम एग्जाम देने जाते तो हमें ऐसे याद आता यार इस पेपर के पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखा था। उतना आपने मेहनत करना, उतना आपने हमारे मेन नोट्स जो है, आपका जो मेन कंटेंट जहां से भी पढ़ रहे हो आप, वो आपका सॉर्टेड होना चाहिए, राइट? यू मस्ट बी रीडिंग फ्रॉम मॉड्यूल, सम अदर टीचर्स नोट, जहां से आप पढ़ रहे हो ना, यू शुड बी सॉर्टेड विद इट एंड दिस एक्स्ट्रा एज शुड हेल्प यू गेट दैट एक्स्ट्रा मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले शुरू किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने की रिस्पांसिबिलिटी थी, सेम मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं किया, वायलेशन किया, तो क्या? तो 50,000 टू 5 लाख, ये हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड करता है? बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ब्रिलियंट। उसके बाद मुझे बताओ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को एग्जाम्प्ट कर सकती है? क्या? बिल्कुल कर सकती है। फिर मुझे बताओ, क्या ये दीस शुड शो व्हाट? These should show true and fair view of the state of affairs of the company. True and fair view म्हणजे काय? It means that accounting standards have been complied and the company's financial statements have been prepared as per Schedule 3. And this Schedule 3 is not applicable, as I said, on banking company, on electricity company and on insurance companies. Wonderful. उसके बाद में आए हम लोग, उसके बाद में क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी लेटेड एवरी एजीएम, हर एक एजीएम पे उनको रखा जाता है शेयरहोल्डर्स के समक्ष एंड शेयरहोल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। एंड अगर मान लीजिए आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं किया तो यू हैव टू डिस्क्लोज 3 थिंग्स: द डेविएशन, द रीजन ऑफ सच डेविएशन एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट। और यहां पे पढ़ा है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना मैंडेटरी, यू हैव टू मैंडेटरीली सबमिट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में आपने सबमिट करना होता है हर एक सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर के सेलिएंट फीचर्स। Where are we? We have merely done 2 sections, 120 and 129, but ये आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, दोनों के दोनों फोटो के फोटो। भाई साहब, 128 talks about books of accounts, and 129 talks about financial statement. 128 books of accounts, 129 financial statement. 128 books of accounts, 129 financial statement. चल, 129A मतलब ऑफ कोर्स एक नया सा सेक्शन है, अमेंडमेंट से आया हुआ है, एकदम इजी, कोई बड़ी बात नहीं है। पीरियोडिक फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्या कहता है ये इतना सा कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, किसी भी अनलिस्टेड कंपनी को, नॉट इवन पब्लिक, किसी भी अनलिस्टेड कंपनी को बोल सकती है दैट देखो ईयर एंड पे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना ही होता है, यू हैव टू गिव अ पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, you have to give a periodic financial statement. Understand? 129A has been recently added. 129A periodic financial statement. Central government has a power कि वो किसी भी unlisted कंपनी को बोल सकती है कि देखो ईयर एंड पे तो सब दे रहे हैं, you have to give periodic financial statement. For example, उनको बोल दिया कि आपको हाफ ईयरली देना, आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होगा, पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देना होगा। तो उन्हें क्या करना होगा? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन पीरियोडिक बेसिस, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ बीओडी एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है कि भाई साहब आपको हर हाफ ईयर के बाद, हर क्वार्टर के बाद में आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने, तो उनको ऑडिटेड सबमिट करने पड़ेंगे। हर क्वार्टर के बाद में आपको एक लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट में क्या फर्क है? ऑडिट के अंदर पूरा डिटेल चेकिंग होता है, लिमिटेड रिव्यू एज द नेम सजेस्ट कि लिमिटेड तरीके से लिमिटेड एस्पेक्ट्स चेक होते हैं, ठीक है। तो या तो बोलेंगे पूरा ऑडिट करके आपको सबमिट करना है, या फिर वो बोल सकते हैं लिमिटेड रिव्यू करके सबमिट करना है आपको, ओके। एंड देन फाइल कॉपी विद आरओसी विद इन 30 डेज। तो ऑडिट होने के जो आपका टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली है तो क्वार्टर एंड होकर 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को फाइल करना है। ये क्या है आप समझो। जिन बच्चों ने लिस्टेड कंपनी के प्रोविजंस पता है, तो लिस्टेड कंपनी जो होती है इंडिया में, रिलायंस बोलो, किर्लोस्कर बोलो, जो भी लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में, रिलायंस बोलो, टाटा मोटर्स बोलो, ये सब कंपनीज जो है, इन सब कंपनीज को मैंडेटरीली क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने पड़ते हैं।
हमारा कंपनी एक्ट तो कहता है ईयरली सबमिट करो, बट लिस्टेड कंपनीज को क्वार्टरली भी सबमिट करने पड़ते हैं, ईयरली तो करने ही पड़ते हैं। तो यहां पर ये एक नया सेक्शन है 129A कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इफ अ कंपनी इज लिस्टेड तो वो तो क्वार्टरली दे रही है, किसी अनलिस्टेड कंपनी को भी पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए ऑर्डर करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज राइट टू डू सो कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी अनलिस्टेड कंपनी को भी पीरियोडिकली, नॉट ईयरली, ईयरली तो सबको करना है, पीरियोडिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए बोल सकता है। दैट माइट बी सब्जेक्ट टू फुल ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू ऑडिट। एंड जब भी ऑर्डर किया है इसके डेट से 30 डेज के अंदर आरओसी के पास फाइल हो जाना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट और आरओसी के पास फाइल होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दिस इज द न्यू सेक्शन 129A। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला नहीं है, बट हाँ एक सेक्शन है तो देख लिया, इजी टू गो, कोई परेशानी होने की बात नहीं है। नेक्स्ट काम सेक्शन 130, व्हाट हैव वी रेड 128, 129, 129A एक एडिशनल आता है, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट 130, 128, 129 हर एक बालक के दिमाग में होना चाहिए। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कह रहा हूं, एग्जाम में आपको ये कोट करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, बहुत प्रबल संभावना होती है कि एग्जाम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस आ जाए, तो 128, 129 तो आपको लिखने का बहुत स्ट्रांग मौका मिल सकता है। चलो अब आता है 130, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर। कि अगर कभी भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल को लगता है कि ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड कोर्ट और ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं यार हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीओपन करना चाहिए, तो पिछले गत 3 सालों में से किसी भी ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीओपन किया सकता है। इसका प्रोसीजर क्या सिंपल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो, इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोलो, सेबी को बोलो, किसी को भी लगता है कि यार ये कंपनी के बुक जो स्टेटमेंट्स है ना ये तो फ्रॉडुलेंट तरीके से बने थे, मिसमैनेज थे, फ्रॉडुलेंट तरीके से बने थे, उनको ऐसा लगता है, तो दे कैन गिव एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल कि ट्रिब्यूनल ये जो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने ना ये अच्छे से नहीं बने, फ्रॉडुलेंट तरीके, मिसमैनेज तरीके से बने हैं, इनको रीओपन करना है। पिछले 3 साल के रीओपन किए जा सकते हैं। पिछले 3 साल के लिए ऑर्डर किया कि यार इनके बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीओपन करना है पिछले 3 साल के, ठीक है। तो यहां पे ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सुनो, ट्रिब्यूनल नोटिस देगा टू ऑल द अथॉरिटीज। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है तो ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में सेबी को, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इन सबको नोटिस देगा कि हम इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीओपन कर रहे हैं, किसी को कुछ रिप्रेजेंटेशन देना है क्या। उनके रिप्रेजेंटेशन आए तो उनको ध्यान में रखते हुए, नहीं आए तो बात खत्म, ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा फॉर रीओपनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो देखो क्या लिखा, if financial statements were prepared in a manner fraudulent or affairs of the company were mismanaged। क्या कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने थे, फ्रॉड्यूलेंटली बने थे, या फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉड्यूलेंटली बने थे या फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन मिसमैनेज्ड। इन दो केसेस के अंदर कास्टिंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस कारण से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी पे डाउट हो रहा है, क्या फ्रॉडुलेंट तरीके से बने थे या मिसमैनेज तरीके से बने थे, फ्रॉडुलेंट या मिसमैनेज तरीके से बने थे, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी पे ही डाउट हो रहा है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर सेबी और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल बोले तो एनसीएलटी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी या कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वो एप्लीकेशन दे सकती है किसके पास, एनसीएलटी के पास। Then NCLT shall give a notice to central government, income tax authority, SEBI और any statutory authority। मैंने जैसे कि बताया, मान लो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी कि यार ये फ्रॉडुलेंट तरीके से किया था, मिसमैनेज तरीके से था, इनको तो रीओपन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अरे अब तो फांसी होगी, अरे नहीं अब तो रीओपन होगा, रीओपन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस सारी अथॉरिटीज को एक नोटिस देना कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या, ठीक है। फॉर द रिप्रेजेंटेशन, कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी, ट्रिब्यूनल कैन पास दी ऑर्डर। उनके रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए, उनके रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है, उनके रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है। इजी प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाती है बात। तो सेक्शन 130 टॉक्स अबाउट रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल ऑर्डर। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल ऑर्डर, सॉरी आई एम सॉरी, मैंने 3 इयर्स बोल दिया ना, नहीं यहां पे 3 इयर्स नहीं है, यहां पे 3 इयर्स नहीं है, ठीक है। 130 रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर। एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है कि अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉडुलेंट तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉडुलेंट तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं या फिर मिसमैनेज तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, तो कोई भी अथॉरिटी ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकती है कि हे ट्रिब्यूनल नहीं इनके अकाउंट्स को रीओपन कराओ। ट्रिब्यूनल वापस अथॉरिटीज को, कोई एक अथॉरिटी नोटिस दिया होगा ना, ट्रिब्यूनल बाकी सारी अथॉरिटीज को नोटिस भेजता है कि किसी को रिप्रेजेंटेशन करना है तो कर दो, अदरवाइज हम इस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, हम इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीओपन कर रहे हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन आता है, वो ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल कैन पास एन ऑर्डर फॉर रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। A very easy case, a very easy section. That is section number 130 for you. Reopening of accounts on court or tribunal's order. Reopening of accounts on court or tribunal's order. चल 130 हुआ, फिर आता है हमारे सामने 131। फोकस करना अच्छे से। 130 और 131 में क्या डिफरेंस है? 130 और 131 बहुत क्लोज चीज है। 130 इज रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। और यहां पर क्या आता है? 131 वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट कि किसी को अगर मस्ती है कि मैं खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीओपन करना चाहता हूं, तो वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट भी किया जा सकता है। चलो अच्छे समझना क्या होता है।
ये कौन करेगा? डायरेक्टर। इफ डायरेक्टर्स are of the opinion that financial statement or board report does not comply with section 129 और 134 134 आने वाला है। क्या हमें लगता है कि यार हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट जो है ना, डज नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 129 124। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स का था, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था, 134 भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। तो 129 134 ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, 129 एंड 134। ठीक है, चलो अभी आपको लग रहा होगा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कौन करता है वगैरह, वो सब चीजें वो सब 134 में आएगी, तो जस्ट हैव पेशेंस। तो अगर बोर्ड को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड रिपोर्ट इज नॉट एज पर 129 और 134, तो बोर्ड क्या कर सकता है? बोर्ड कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। बोर्ड कैन मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल कि यार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमसे बने हैं ना, हमसे बने, हमारी गलती है, वो 129 134 के हिसाब से नहीं है, तो हमें उससे रीओपन करना है, हमें उसे रीओपन करना है। वॉलंटरी रीओपनिंग कर रहा है कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, ट्रिब्यूनल क्या करेगा? वापस नोटिस देगा किन्हें? सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। इनको नोटिस देगा इनवाइटिंग रिप्रेजेंटेशन कि सुनो ना यार, ये अपने बुक्स रीओपन कराना चाहते, तो आपको कोई आपत्ति है क्या? इनका रिप्रेजेंटेशन आया तो उसको ध्यान में रखते हुए, नहीं आया तो बात खत्म। देन ट्रिब्यूनल इज गोइंग टू पास एन ऑर्डर कि हे डायरेक्टर्स, आप रीओपन कर सकते हो। जैसे ऑर्डर आ गया, स्टेप 4 दे हैव टू फाइल इट टू आरओसी, एंड स्टेप 5 डिस्क्लोज द रीजन टू रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट इन द बोर्ड रिपोर्ट ऑफ द ईयर ऑफ रिविजन। तो फॉर एग्जांपल 2011 12 13 2013 के अंदर हम 2011 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन कराना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीओपन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने 2013 में 2011 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीओपन कराया, तो 2013 के बोर्ड रिपोर्ट में लिखना होगा कि क्यों रिविजन कराना पड़ा। तो जिस ईयर रिवाइज करो उस ईयर के बोर्ड रिपोर्ट में लिखना होगा। बहुत इजी प्रोसीजर है। यहां पे ये प्रोविजन ऑफ लास्ट 3 इयर्स कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज कर सकते हो वॉलंटरीली ओनली ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, अरे कोर्ट और ट्रिब्यूनल तो ऑर्डर कर सकता है पिछले 8 साल में किसी को भी ओपन करा देगा, लेकिन आप जब वॉलंटरीली कर रहे हो तो आप पिछले 3 साल का ही कर सकते हो। आर वी अंडरस्टैंडिंग? और दिस कैन बी डन ओनली वंस इन अ ईयर। ऐसा नहीं कि बार बार कर रहे हैं कि अभी रीओपन किया ना 2 मिनट वापस रीओपन करते हैं, अरे आप वापस रीओपन करते हैं। रीओपनिंग कैन बी डन ओनली वंस इन अ ईयर। चलो प्रोसीजर देखो, बहुत आसान है। सेक्शन नंबर 130 के बाद आता है 131 130 वाज रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल और कोर्ट। 131 is reopening of accounts by the company, voluntary revision of financial statements और बोर्ड रिपोर्ट। तो कभी बोर्ड को लगता है, डायरेक्टर को लगता है दैट हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं दे आर नॉट एज पर 129 और 134 129 134 के हिसाब से नहीं है, तो वो एप्लीकेशन जिसका ट्रिब्यूनल हमें यार पिछले 3 साल में से कोई एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको हमें रीओपन करने दो, रिवाइज करने दो। ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी को नोटिस भेजेगा, उनके इन्विटेशन के लिए रुकेगा, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए रुकेगा, सॉरी, एंड देयरआफ्टर दे विल पास एन ऑर्डर। जैसे ऑर्डर आया, अब हमें क्या करना है? हमें आरओसी का ऑर्डर फाइल कर देना है और हम रीओपन कर सकते हैं। इस साल के एंड में जो बोर्ड रिपोर्ट फाइल करेंगे उसमें रीजन देना होगा कि रीओपन क्यों करा, रिवीजन क्यों करा। दैट इज सेक्शन 131 फॉर यू। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 129 ए नया सेक्शन दैट इज ओके पीरियोडिकल रिटर्न्स का, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 130 reopening of books by the order of tribunal, 131 voluntary revision of financial statements। तो 130 के अंदर ट्रिब्यूनल आपके बुक्स को रीओपन, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीओपन कर रहा है, और 131 के अंदर वॉलंटरी रिवीजन हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट का बाय द कंपनी इटसेल्फ। चल 131 इजी टू गो, इजी पीजी। 132 अब ये एक और परेशान करने वाला सेक्शन, तो हिम्मत बांधे रखना। ठीक है, पहले चारों सेक्शन दिलो दिमाग में बैठ चुके, तो 132 पे जाएंगे। 132 वापस दिल दहलाने वाला सेक्शन है। क्यों दिल दहलाने वाला सेक्शन है? देखो वापस दिल दिलाने वाला सेक्शन है, अच्छे से करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। चलो 128 129 130 131 सॉर्टेड है। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 130 रिवीजन ऑफ बुक्स बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल और कोर्ट, एंड 131 वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। शांति। अब आ रहा हूं 132 पे। चलो NFRA बहुत इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है NFRA, जस्ट बी विथ मी। चलिए, yes people, of course I understand the speed in the session is quite on a higher side, and that is there because in the regular batch we go very slow. अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव होता है, यहां मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें सेक्शन वाइज तरीके से बताता रहूंगा। एंड अनदर ऑब्जेक्टिव है कि ये वीडियो जो है ना बार बार देख पाए। ठीक है ना, ये अभी तो एक बार हो गया, फिर आफ्टर आपको लगता है कि यार एग्जाम के दिन पहले भी एक कोई चैप्टर यार उसके भी सेक्शन वाइज देखते चले जाते हैं, तो आप देख पाए, आपको रिवीजन के टाइम पे भी देखना है तो आप देख पाए, एंड दैट इज व्हाई द स्पीड हैज टू बी केप्ट एट अ हायर साइड। ओके, NFRA फोकस करना, सबसे पहले चीज के NFRA की ड्यूटीज और फंक्शंस बहुत आसानी से हो जाएगा। सेक्शन 132 टॉक्स अबाउट NFRA। चल NFRA के ड्यूटीज और फंक्शंस क्या? सबसे पहला
टू मेक रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। एएस या एसए बनाने के लिए रिकमेंडेशन कौन देता है? एनएफआरए। तो एनएफआरए की बेसिक ड्यूटी आ गई कि वो रिकमेंड करता है कि भाई इस एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ, इस एरिया में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाओ। ओके, एनएफआरए रिकमेंड करता है। सेकंड, मॉनिटर द एनफोर्समेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। कि हमने रिकमेंड किया, आपने बनाई भी थी, अच्छी बात है, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को आप किस प्रकार से फॉलो कर रहे हो उसे मॉनिटर भी करता है। नेक्स्ट, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल, कि जो प्रोफेशनल से कैसे काम कर रहे हैं। ध्यान रखना, एनएफआरए आगे लिखा हुआ भी है, गवर्न्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके काम को गवर्न करता है एनएफआरए। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफआरए, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, एनएफआरए की ड्यूटीज और फंक्शंस। पहला क्या है उसके अंदर भी, मेक रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। सेकंड, मॉनिटर द एनफोर्समेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कि जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका मॉनिटर करने का। थर्ड, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, कि जो प्रोफेशनल्स है ना वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ओवरसी द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। एंड लास्ट, परफॉर्म सच द फंक्शंस। तो ठीक है, तीन चीज ध्यान रखो, रिकमेंड, मॉनिटर, ओवरसी। रिकमेंड, मॉनिटर, ओवरसी। एनएफआरए की ड्यूटी फंक्शंस क्या है? टू रिकमेंड, मॉनिटर, ओवरसी, टू रिकमेंड, मॉनिटर, ओवरसी, टू रिकमेंड, मॉनिटर, ओवरसी। ध्यान रखना, एनएफआरए के फंक्शंस क्या है? एनएफआरए के फंक्शंस क्या है? टू रिकमेंड, मॉनिटर, ओवरसी। याद रहेगा, टू रिकमेंड, मॉनिटर, ओवरसी, टू रिकमेंड, मॉनिटर, ओवरसी। तो एनएफआरए के फंक्शंस क्या आते हैं? टू मेक रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, टू मॉनिटर द एनफोर्समेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, एंड टू ओवरसी द सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स। और वहां पे भी रिकमेंडेशन देना, सजेशन देना कि कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है। अदर फंक्शंस, एनएफआरए की ड्यूटीज फंक्शंस। अब आते हैं एनएफआरए की लड़ाई पे। अच्छा, बहुत कुछ है एनएफआरए के बारे में, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज, एनएफआरए का कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाता है। ठीक है, एनएफआरए में कौन कौन होगा, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। NFRA shall be consisting of a chairman who shall be a person of eminence and having expertise in accounting, auditing, finance और law। चलो यहां तक रुक जाओ पहले। NFRA should consist of a chairman, उसमें एक chairman होना चाहिए, ठीक है, appointed by central government, ठीक है, chairman होना चाहिए, and chairman should be a person of eminence and having expertise in accounting, auditing, finance और law। ये याद रखने का तरीका बताता हूं मैं आपको, आपके सब्जेक्ट से कंपेयर करो। आपके करिकुलम में जो सब्जेक्ट है ना, ये आपके कहीं ना कहीं इधर उधर आपको देखने को मिलता ही होगा ना आपके करिकुलम में, तो बस इस तरह से याद रख लो, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस और लॉ। सो एनएफआरए विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वन चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हु विल बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस एंड लॉ, एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15। और साथ में चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15। सो एनएफआरए का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15। इन 15 में पार्ट टाइम, होल टाइम का पूरा कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो एनएफआरए विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15। इजी, ठीक है। सर एनएफआरए खुद से सुओ मोटो केस ले सकता है क्या? देखो क्या लिखा है यहां पे, एनएफआरए कैन इंस्टिगेट सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी मेंबर और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कि कोई भी किसका मेंबर ऑफ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि एनएफआरए को खुद को लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है, ये सीए फर्म क्या कर रही है, तो वो उस पे उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ गलत किया, इसके अगेंस्ट आप इन्वेस्टिगेट करो। सो एनएफआरए कैन ईदर सुओ मोटो और एन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इन्वेस्टिगेट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए फर्म। So they can investigate either suo moto or on application by central government against any member or firm of chartered accountant। ठीक है, suo moto भी कर सकता है, एप्लीकेशन पे भी कर सकता है। नेक्स्ट, यहां पे हमने पढ़ा ना कि चेयरपर्सन who is a person of eminence having expert in the field of accounting, auditing, finance, law and other members not exceeding 15। उसके बाद में और क्या लिखा है? The chairman member should not be associated with any audit firm during their tenure and after 2 years। कि भाई साहब, आपका जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं वो जब तक एनएफआरए में काम कर रहे हो किसी भी और ऑडिट फर्म के अंदर साथ में काम नहीं कर, किसी भी सीए फर्म में काम नहीं कर सकते, और यहां से छोड़ने के बाद भी वो 2 साल तक किसी भी सीए फर्म में काम नहीं कर सकते। क्लियर है यहां पे? तो अगर आप एनएफआरए में काम कर रहे हैं, चेयरमैन या मैनेजर हैं, तो ड्यूरिंग द टेन्योर तो आप किसी सीए फर्म में काम कर ही नहीं सकते, आप आफ्टर द टेन्योर भी 2 साल तक किसी भी सीए फर्म में काम नहीं कर सकते। वंडरफुल। उसके बाद में क्या है? अकाउंट्स ऑफ एनएफआरए आर ऑडिटेड बाय सीएजी। तो बोलने की बड़ी बात नहीं थी कि सीएजी ऑडिट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट करता है ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एनएफआरए and audit report is given to CAG, of course। चलो बहुत बढ़िया। ऑडिट रिपोर्ट इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सीएजी ऑडिट करता है, सीएजी जो भी ऑडिट करता है जनरली वो पार्लियामेंट में यहीं पे दी जाती है, तो ऑडिट यहां पे रिपोर्ट इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। चलो सबसे पहले क्या पढ़ा अभी तक हमने? 4 चीजें, 4 भी 2 प्रिसाइज 3 चीजें कि यार एनएफआरए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक चेयरमैन,
who is a person of eminence and expert in the field of accounting, auditing, finance and law and such other members not exceeding 15. Okay, और ये लोग जो है ना वो किसी भी ऑडिट फर्म से एसोसिएटेड नहीं हो सकते ड्यूरिंग द टेन्योर और इवन आफ्टर द टेन्योर फॉर 2 years. वेरी गुड. उसके बाद दे कैन इन्वेस्टिगेट सुओ मोटो और एन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. थम्स अप. एंड thereafter इनका अकाउंट्स विल बी ऑडिटेड बाय CAG एंड CAG विल बी गिविंग द ऑडिट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. चलो अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, NFRA के पावर्स. NFRA के पावर्स. NFRA के पावर्स, पहले ये वाले पावर बताता हूं, ये लाइटर नोट पे ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए. ठीक है, NFRA के पावर्स. NFRA के पावर्स कौन से? वाइल ट्राइंग अ सूट. NFRA के सामने जब केस आता है, जब सूट आता है, तब उसके कौन कौन से पावर्स होते हैं, ये आपने 100% आपके कहीं ना कहीं और पढ़ा होगा. वाइल ट्राइंग अ सूट, NFRA हैज द पावर टू power like a civil court for the following matters. NFRA has a power like a civil court for the following matters: discovery and production of books of accounts और डॉक्यूमेंट्स. मतलब NFRA ऑर्डर कर सकता है किसी भी एंटिटी को कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आओ. डिस्कवरी कैन ऑर्डर, दे हैव अ पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सेकंड, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ. सेकंड पावर NFRA के पास क्या है कि वो किसी व्यक्ति को समन कर सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे केस चल रहा है, आपने इस दिन यहां पर होना है. समनिंग एनी पर्सन एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ये भी पावर है NFRA के पास. थर्ड पावर क्या है उसमें? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, रजिस्टर और एनी डॉक्यूमेंट, कि किसी भी बुक्स रजिस्टर के इंस्पेक्शन भी ऑर्डर कर सकता है. एंड लास्ट इज इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट. इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, कि मान लीजिए कोई विटनेस या कोई डॉक्यूमेंट है, उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए कमीशन भी इशू करते हैं. फॉर एग्जांपल, पुलिस की अथॉरिटी में कोई व्यक्ति है, पुलिस ने डिटेन कर रखा है, तो यहां पे NFRA ऑर्डर कर सकता है कि उस व्यक्ति को लेकर आओ. पुलिस ने कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट सीज कर रखे हैं, NFRA ऑर्डर करता है पुलिस को कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आओ. तो इशूइंग कमीशंस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, ये 4 पावर सिविल कोड के पावर है. इसलिए जो बच्चे अपने प्रोफेशनल कोर्सेज CACS वाले बच्चों को इतना पसंद, ये क्या चल रहा है, ये सिविल कोड के पावर से, तो जो ग्रेजुएट लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत कंफर्टेबल है. तो ऐसा कहा गया है कि ये जो सिविल कोड के पावर होते हैं ना, ये उनमें से 4 पावर NFRA को भी दे दो, कि NFRA भी कभी भी कोई डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर सके. NFRA किसी भी व्यक्ति को समन, आपने सुना होगा ना, अगर आपके घर में कोई केस होगा, समन आए थे, कोर्ट समन इशू करता है, उसी प्रकार से NFRA भी समन इशू कर सकता है. तो सेकंड पावर इज NFRA कैन इशू समन्स फॉर द इशू फॉर एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ. मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है, बट ठीक है, ऐसा समझ लो. उसके बाद में थर्ड चीज, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, रजिस्टर और एनी डॉक्यूमेंट, कि किसी का भी इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकते हैं. एंड फोर्थ इज इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और एनी डॉक्यूमेंट, एनी एविडेंस, कि कोई भी एविडेंस या विटनेस पुलिस की कस्टडी में, तो उसका कमीशन इशू कर सकते हैं कि हाँ भाई इसको लेकर आओ. ये 4 पावर है विद NFRA लाइक अ सिविल कोड. ठीक है, ठीक है. अब पावर ऑफ NFRA, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड, कि अगर मान लीजिए मेन NFRA का काम क्या आपको समझाना, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो काम करें, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कभी भी काम कर रहे हैं, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कभी भी काम कर रहे हैं और उसके अंदर उन्होंने कोई भी मिसकंडक्ट किया, तो NFRA सुओ मोटो भी उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन भी कर सकता है. ये कर सकता है वो, अब पता चला उसने मिसकंडक्ट किया है, कुछ गलती की है, तो NFRA क्या कर सकता है, सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है. NFRA इज द पावर व्हेन मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड टू ऑर्डर टू इंपोज अ पेनल्टी ऑफ, कितनी पेनल्टी इंपोज कर सकता है? If there is an individual chartered accountant, 1 lakh to 5 times of fees paid. 1 lakh और 5 times of fees, कि उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जहां पे मिसकंडक्ट, यहां पे जो फीस रिसीव की थी उसका 5 times और 1 लाख, भाई साहब इसके बीच में उसके पेनल्टी इंपोज कर सकता है NFRA. तो 1 लाख मिनिमम है, अप टू 5 times ऑफ द फीस रिसीव्ड. और वहीं अगर कोई फर्म है जिसने मिसकंडक्ट किया है, तो 5 लाख to 10 times ऑफ फीस रिसीव्ड. समझना ध्यान से, कैसे केयरफुली क्या कह रहा हूं मैं. NFRA देखता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सारा काम अच्छे से करे, कोई मिसकंडक्ट नहीं करे. अगर NFRA ने पकड़ लिया मिसकंडक्ट करते हुए, तो क्या फाइन हो सकता है? सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं, फाइन हो सकता है. NFRA कैन इंपोज पेनल्टी ऑफ टू एन इंडिविजुअल मिनिमम 1 लाख टू मैक्सिमम 5 times ऑफ फीस रिसीव्ड, एंड फॉर फर्म मिनिमम 5 लाख टू 10 times ऑफ फीस रिसीव्ड. ओके, और साथ ही साथ NFRA ऑर्डर कर सकता है टू डिबारिंग द मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर और डू वैल्यूएशन. उसको डिबार कर देगा कि भाई साहब आप इतने समय तक आप कोई इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते, आप कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते, और आप कोई वैल्यूएशन भी नहीं कर सकते. वैल्यूएशन का भी काम सी को बहुत मिलता है. तो ये पावर है NFRA की. NFRA के बारे में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले NFRA का सेक्शन सुनो देखो, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स था, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था, 129 ए है नया, वो छोड़ दो. 130 जो था वो था कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे रीओपन हो सकते हैं. ये हो गया 120, 129, 130. 131 था हम वॉलंटरी रिवीजन कैसे कर सकते हैं. तो दिस शुड बी 132. लेट्स सी. ओ यस, 132 NFRA. 132 NFRA. तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले उनकी क्या रहता है? ड्यूटीज एंड फंक्शन. सिंपल है भाई साहब, दे हैव टू रिकमेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए. उसके बाद दे हैव टू मॉनिटर
recommend, they have to monitor the accounting standard and auditing standard का implementation, and they have to oversee the performance of the services by professionals, and they can give their suggestions also to improve. ओके फिर हमने पढ़ा एनएफआरए के बारे में कि उसके अंदर क्या होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एक चेयरमैन को जो कि एमिनेंशियल एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस एंड लॉ रहेगा, एंड सच द मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15, और ये लोग किसी भी ऑडिट फर्म में काम नहीं कर सकते ड्यूरिंग द टेन्योर एंड इवन आफ्टर द टेन्योर फॉर बोलो 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 2 इयर्स। उसके अंदर हमने पढ़ा कि क्या ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, यस दे कैन इन्वेस्टिगेट इधर सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अकाउंट्स ऑफ एनएफआरए विल बी ऑडिटेड बाय सीएजी, एंड जब भी मिसकंडक्ट होगा उनके पास क्या पावर है, मिसकंडक्ट के टाइम पे उनके पास पावर रहती है दैट व्हाट दे कैन डू इज दे कैन इंपोज अ पेनल्टी ऑफ टू एन इंडिविजुअल 1 लाख टू 5 टाइम्स ऑफ फीस पेड, या फिर अगर वहीं पे कोई फर्म है तो 5 लाख टू 10 टाइम्स ऑफ फीस पेड, और साथ में दे कैन डिबार दोस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर नॉट बीइंग अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और टू डू एनी वैल्यूएशन। And they also have powers like a civil court while trying a suit that they can order inspection and discovery of any books of accounts. They can summon any person and enforce his attendance and examining him on oath. They can order inspection of any books of accounts, and they can even issue commissions for the examination of any witness or evidence. चलिए, तो 132 was another exhaustive section, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब मेरे साथ में ऐसे टिप बरसा पानी कर रहे हो। 128, 129 books of accounts, financial statement, 130, 131 reopening of financial statements by auditor, reopening of books by auditor, and 131 के अंदर आ गया voluntary revision of financial statements, and then 132 was talking about NFRA, and we are all here. फिर आता है हमारा 133 सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज रिकमेंडेड बाय आईसीएआई। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज रिकमेंडेड बाय आईसीएआई इन कंसल्टेशन विद नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बस इतनी सी बात है, खत्म हो गया सेक्शन, हाँ शुरू के खत्म हो गया। तो 133 इतना सा कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब कर सकता है एज रिकमेंडेड बाय आईसीआई। आईसीआई जैसे रिकमेंड करता है उसके आईसीआई बना के रिकमेंड करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर सकता है 133 में। ओके, इन कंसल्टेशन विद नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये कंसल्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रिसेंटली एडेड बॉडी है। तो इन कंसल्टेशन विद नेशनल एडवाइजरी कमिटी, इन कंसल्टेशन नेशनल एडवाइजरी कमिटी, आप इसको याद रखने के लिए नैक कहते हैं, इसको NAAC से कंफ्यूज मत करना, ये वो वाला नैक नहीं है, ठीक है ना। सो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन रिसीविंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम ICAI, ये तो भूल नहीं सकते, ठीक है। आफ्टर कंसल्टिंग NAC ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, NAC बोले तो नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इजी। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन 134। मैं सच बताऊं अगर आपको ना, तो इस पूरे चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग ले रहे हैं 128 से 139, इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 128, 129 एंड 134। 128, 129 एंड 134। 134 एकदम शिद्दत से समझना, 134 एकदम शिद्दत से समझना, इट्स एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। चल, इतना सा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा बोर्ड रिपोर्ट के बारे में कुछ होगा, नहीं बस इतना सही है। बोर्ड रिपोर्ट के बारे में यहीं पे दे रखा है, बस खत्म। फोकस करना अच्छे से, सिंपल। यस पीपल, हम बात कर रहे हैं 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट एक्सेट्रा। 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट एक्सेट्रा। 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट एक्सेट्रा। क्या कहना है इसके अंदर? 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहला पॉइंट, टू बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन इट हैज टू बी साइंड बाय। ये इस पे एग्जामिनर एकदम दीवानों से क्वेश्चन पूछता है। 134, तो मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो सेक्शन आते हैं, 129 एंड 134। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 134, ध्यान रखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बनाता कौन है? वहां पे पड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड CFO, ये लोग मिलकर बनाते हैं, और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन लोगों ने बना दिया, देन इट हैज टू बी ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, बोर्ड इसको ऑथराइज करता है, देन इट हैज टू बी साइंड बाय। याद रखना होगा, इट हैज टू बी साइंड बाय हुम? इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड। आई गेस आपको याद ही होगा, इट हैज टू बी साइंड बाय chairperson or two director, one of whom should be a managing director. Chairperson if authorized, or two directors, one of whom should be a managing director. CEO, CFO and CS. CEO, CFO and CS. CEO, CFO and CS. CEO, CFO and CS. Okay, understanding. So financial statements पढ़ रहे हैं हम लोग एकदम आराम से, अच्छे से कमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है पहले, एंड देन दे हैव टू बी साइंड बाय, chairperson
or if authorized, or two directors, one of whom should be a managing director. Then it has to be signed by CEO, CFO and CS. CEO, CFO and CS. इन लोगों ने साइन करने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दीवाना हो जाता है एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन पूछते हैं. इन केस ऑफ ओपीसी, अगर ओपीसी है तो इट हैज टू बी साइन बाय वन डायरेक्टर. एक डायरेक्टर साइन करके खत्म कर लो. अगर ओपीसी तो एक डायरेक्टर साइन कर लो. बाकी नॉर्मल कंपनी तो चेयरपर्सन इफ ऑथराइज्ड और टू डायरेक्टर्स वन ऑफ whom should be a managing director, CEO, CFO, CS. इन सब में साइन करना. बहुत ही बढ़िया. फिर समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में बोर्ड रिपोर्ट हैज टू बी अटैच्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बोर्ड रिपोर्ट हैज टू बी अटैच्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में बोर्ड रिपोर्ट होना चाहिए. पाइजे म्हणजे पाइजे. बोर्ड रिपोर्ट हैज टू बी साइंड बाय, देखो कौन, चेयरपर्सन इफ ऑथराइज्ड और टू डायरेक्टर्स वन ऑफ whom should be a managing director. इसका मतलब समझना, सेम वहीं पे जो लिखा है जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट पॉइंट है ना, सेम, बट इट हैज टू बी मियरली साइंड बाय द फर्स्ट पॉइंट. चेयरपर्सन इफ ऑथराइज्ड और two directors, one of whom should be a managing director. So the board report also has to be signed by chairperson if authorized or two directors, one of whom should be a managing director. Board report it has to be compulsorily attached with financial statement. Board report to be attached with financial statement. It has a lot of content, but एक content बहुत important, तो उस पर डिस्कशन करता हूं मैं यहाँ पे. It needs to have DRS. DRS क्या होता है? DRS मतलब Directors Responsibility Statement. Directors Responsibility Statement, ठीक है. यहाँ पे ये रिव्यू सिस्टम नहीं है. Directors Responsibility Statement. इनका कहना है हर एक बोर्ड रिपोर्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में बोर्ड रिपोर्ट जा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में बोर्ड रिपोर्ट जा रही है, हर एक बोर्ड रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में बोर्ड रिपोर्ट जा रही है, हर एक बोर्ड रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में बोर्ड रिपोर्ट जा रही है, हर एक बोर्ड रिपोर्ट में आपने मैंडेटरी रूप से स्टेट करना है डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट. डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट शुड स्टेट दीज स्पेसिफिक पॉइंट. समझना अच्छे से, ये 5 पॉइंट्स होने चाहिए. 5 में भी 5th पॉइंट इज ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी. 4 पॉइंट तो होने ही चाहिए. So every board report should have a note named as director's responsibility statement. It needs to have these 4 things mandatorily. क्या? पहला point, that applicable accounting standards have been followed. उसमें directors ने responsibility लेनी है that we are taking the responsibility. We are sure that while making the financial statements, all the accounting standards have been followed. All the accounting standards have been followed. 1. Second, directors have followed the accounting policy consistently and have applied reasonable judgment and estimates. Directors have followed the accounting policies consistently. Directors have followed the accounting policies consistently and have applied reasonable judgment and estimate. कि भाई साहब हमने accounting policy को consistently follow किया है and we have applied reasonable judgment and estimate. हमने reasonable judgment और estimate apply किया. Okay, easy. तो क्या कह रहे हैं DRS में सबसे पहली चीज that we have complied applicable accounting standards. अच्छे से फॉलो किया. फिर हमने अकाउंटिंग पॉलिसी को भी कंसिस्टेंटली फॉलो किया है और बहुत बार हमें जजमेंट लेना पड़ता है ना, एस्टिमेट लेना पड़ता है, तो भी हमने बड़ा रीजनेबल लिया है. तो सेकंड के अंदर कह रहे हैं कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली फॉलो किया है एंड वी हैव टेकन रीजनेबल. अकाउंटिंग पॉलिसी कैसा? कंसिस्टेंटली. जजमेंट और एस्टिमेट कैसा? रीजनेबल. तो सेकंड पॉइंट में अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे फॉलो किया? कंसिस्टेंटली. और जजमेंट और एस्टिमेट कैसे लिए? रीजनेबल. ये भी गारंटी देनी है डायरेक्टर्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी डायरेक्टर्स को. ठीक है. नेक्स्ट, वी हैव मेंटेन एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सेफगार्डेड द एसेट्स. हमने प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी बना रखे हैं और एसेट्स को भी सेफगार्ड कर रखे हैं टू प्रिवेंट एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड. फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड. फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड. तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. हमने प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी मेंटेन किया. वी हैव सेफगार्डेड द एसेट्स ऑफ द कंपनी एज वेल. एंड लास्ट पॉइंट आता है एनुअल अकाउंट्स आर ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस. कि हमने अकाउंट्स भी गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए. 5th पॉइंट को भी छोड़ो, पहले 4 पॉइंट दिलो, दिमाग में बैठा लो. 4 पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड. Applicable accounting standards have been followed. Okay, religiously. Second, directors have followed accounting policies consistently. Directors have followed accounting policies consistently. Directors have followed accounting policies consistently. And applied reasonable judgment and estimate. ठीक है, तो उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली फॉलो किया है और जजमेंट और एस्टिमेट कैसे है? रीजनेबल है. तो पहला पॉइंट हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फॉलो किया, हमने कंप्लाई किया है. दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है और एस्टिमेट और जजमेंट हमने रीजनेबल लगाए. नेक्स्ट आता है दैट हमने एडिक्वेट अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स में मेंटेन किए और हमने एसेट्स को भी सेफगार्ड किया फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड. एंड लास्ट में आता है कि भाई साहब हमारे पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस. खत्म. ये 4 पॉइंट डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट में आना चाहिए. फिर 5th पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली ऑफ लिस्टेड कंपनी. अगर आपकी लिस्टेड कंपनी तो यू हैव टू आल्सो राइट दैट आपके जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं, जो आपके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं, दे आर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव. तो लिस्टेड कंपनी को एक और पॉइंट लिखना है दैट द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव. तो ये 5 पॉइंट है फॉर डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट. दिस इज आल्सो वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट ऑफ एग्जामिनर. तो ध्यान रखना है डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट की इसके अंदर 5 चीजें होती हैं. हम पढ़ रहे थे 134 क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, इट हैज टू बी साइंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज टू बी साइंड बाय चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी. ब्रिलियंट.
or if authorized chairperson of the company or two directors, one of whom should be a managing director. Wonderful. Then CEO, CFO, CS. And OPC case में only a single director. Very good, wonderful. Thereafter, it has to be accompanied with board report. Board report has to be signed by chairperson if authorized or two directors, one of whom should be managing director. That's it. And thereafter, board report में बहुत सारा कंटेंट होता है, उसमें से कहता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. उसमें ये 4 पॉइंट होने ही चाहिए. पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से फॉलो किया, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो किया, एस्टिमेट्स और जो जजमेंट है वो रीजनेबल लगाए हमने, ठीक है. उसके बाद हमने एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स किया है फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड. एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा यहाँ पे कि हमने गोइंग कंसर्न पे मेंटेन किया था, ठीक है. एक और पॉइंट आता है फॉर लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी तो हमने जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है वो एडिक्वेट और इफेक्टिवली लगाए. एंड दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 134. अभी भी कह रहा हूं मैं, आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए यारों. 128, 129 एंड 34 बीच के आपको नहीं भी पता तो चलेगा. 128, 129, 134 तो आनी चाहिए. 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 130, 131 भी तो आसान है. 130 क्या था, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से हमारा अगर रीओपनिंग हो रहा है. 131 वॉलंटरी रीओपनिंग हो रहा है, ठीक है. उसके 132 टाइम पास, 132 टाइम पास, 132 एनएफआरए, 133 टाइम पास, फिर 134 आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगेन. तो अगर एग्जाम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन आता है तो 129 एंड 134, 129, 134, 129, 134 हैज टू बी कोटेड. चलो 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 134 के बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अब इजी जा रहा है. 136, 137 इजी इजी इजी, 138 इजी. और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से खत्म हो जाएगा. जस्ट बी पेशेंट, लेट्स फर्स्ट कंप्लीट वन चैप्टर एंड लेट्स बी हैप्पी अबाउट इट. चलो 136 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये राइट बनता है, दे गेट द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दे शुड गेट द कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो 136 सेज राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. राइट ऑफ मेंबर्स टू द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके क्या कहता है ये, दैट कंपनी हैज टू गिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, audit report and all the things which have to be annexed to financial statement. For example, अभी क्या पढ़ा, financial statement में अपना board report होना चाहिए, तो वो भी जाएगा. So financial statement, audit report and all the items which have to be annexed to financial statements, all of these things have to be given to members and also the trustees. आपके डिबेंचर ट्रस्टी वगैरह को भी दिया जाता है, ठीक है. तो कंपनी को 136 वेरी क्लियर कि राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी दे दो आप मेंबर्स को. तो बहुत इजी सेक्शन है. कंपनी हैज टू गिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑल द थिंग्स annexed to financial statement to the members. When it has to be given, आपको पता है जनरल मीटिंग का नोटिस कब दिया जाता है, 21 दिन पहले उसी के साथ में. So it has to be given at least 21 days before the general meeting. Yes, clear days, of course. It has to be given at least 21 days before the general meeting. सर क्या शॉर्टर पीरियड पे दे सकते हैं क्या? If 95% of the shareholders give you their consent, तब आप शॉर्टर पीरियड पे भी दे सकते हो. If 95% of the shareholders give you their consent, तो आप शॉर्टर पीरियड पे दे सकते हो. Otherwise 21 days पहले देना है. खत्म हो गया सेक्शन. 136 is a very basic section, very obvious section. That right of the member to get audited financial statements. Okay, easy. कि हर एक मेंबर के पास राइट आता है, हर एक मेंबर के पास राइट रहता है कि वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी ले सके. राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. 136 सेज राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में ऑडिट रिपोर्ट और साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और साथ में ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू बी नेक्स्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देना होता है टू द मेंबर्स. ये मेंबर्स को देना होता है, ठीक है. ये कब देना होता है, मीटिंग के, जनरल मीटिंग के 21 डेज पहले, और एट अ शॉर्टर पीरियड if 95% of the shareholders have given their consent. ठीक है. कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, 95% ऑफ द शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, 95% ऑफ शेयर होल्डर्स हैविंग वोटिंग राइट्स. सिंपल. चलो तो 136 बहुत इजी है. राइट ऑफ मेंबर टू कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सुनना 136 आसान है, 137 भी आसान है वैसे तो. सुनना यहाँ पे क्या सेक्शंस रिलेटेड है सारे. तो 136 में क्या था, राइट ऑफ मेंबर टू गेट द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. 137 उसी को आता है, राइट ऑफ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड टू आरओसी. तो यहाँ पे मेंबर को देने की बात हो रही है, यहाँ पे आरओसी को देने की बात हो रही है, तो बड़े रिलेटेड सेक्शन है. 137 में ऑफन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. मैंने मेरा दिलो जान लगा के इजीएस्ट तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की. मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट इससे आसान तरीके से इसको समझाना पॉसिबल नहीं है, तो फोकस करना अच्छे से. यहां पे मैंने कोशिश की 137 को मैं इजीएस्ट तरीके से बताऊं, इजीएस्ट तरीके से. 137 टॉक्स अबाउट कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार. फोकस करना. ये क्या कह रहा है कि हर एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी आरओसी को देनी है. नॉर्मली क्या है, इफ एट एजीएम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन अडॉप्टेड. व्हाट डू यू मीन बाय अडॉप्टेड?
हमने क्या पढ़ा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, फिर वो साइन होता है, फिर वो जनरल मीटिंग में जाते हैं। जनरल मीटिंग में शेयरहोल्डर्स हैव टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द शेयरहोल्डर्स इज नोन एज अडॉप्शन, कि शेयरहोल्डर्स कह रहे हैं हाँ ठीक है थम्स अप। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने ऑर्डिनरी बिजनेस भी पढ़ा होगा ना, तो राइट, तो अप्रूवल ऑफ अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अडॉप्टेड का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल दैट शेयरहोल्डर्स को अप्रूव करते हैं। सो इफ एट द एजीएम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन अडॉप्टेड, हमने एजीएम कंडक्ट किए विद इन द गिवन टाइम फ्रेम एंड उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन अडॉप्टेड, अप्रूव्ड बाय शेयरहोल्डर्स, तो क्या करना है, कंपनी हैज टू गिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू बी नेक्स्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये सब चीजें किसको दे देनी है, आरओसी को। ये सब चीजें किसको दे देनी है, आरओसी को। तो कंपनी हैज टू गिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, audit report and all the documents to be annexed to financial statement, financial statement, audit report and all the documents to be annexed to financial statement to ROC। ठीक है, सब दे देना है। कब, विद इन 30 डेज फ्रॉम एजीएम। तो जैसे ही एजीएम हो गया उसके 30 दिन में कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके साथ में ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आरओसी को दे देना है। ठीक है, इजी इजी। तो फाइनेंशियल जनरल मीटिंग कंडक्ट की हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अडॉप्टेड, तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजें दे देनी है आरओसी को विद इन 30 डेज ऑफ द जनरल मीटिंग। नाउ सेकंड केस 2, if at the AGM financial statements have not been adopted। देखो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, I'll tell you। मतलब एक डिकेड हो गया है मुझको बीइंग अ इन्वेस्टर इन शेयर मार्केट, सो आई हैव नेवर सीन एनी कंपनीज शेयरहोल्डर्स रिजेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे मियरली इट्स अ फॉर्मेलिटी और शेयरहोल्डर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं। बट व्हाट इफ, हम उसको लॉ के अंदर तो प्रोविजन है उस चीज को लेके कि अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए गए एंड शेयरहोल्डर्स को अडॉप्ट या अप्रूव ही नहीं किए, कि हमें लगता है गलत है, shareholders have not approved the financial statement। What if shareholders are not approving the financial statement? What if shareholders are not approving the financial statements? तब क्या? What if shareholders are not approving the financial statements? तो यहां पे ऐसा लिखा है, if shareholders are not approving the financial statements, if shareholders have not adopted the financial statements, if at the AGM financial statements have not been adopted, if at the AGM financial statements have not been adopted, तो क्या होगा? तो क्या हमें आरओसी को नहीं देना है? देखो देखो क्या लिखा है, company has to within 30 days from AGM still give financial statement, audit report and all the other documents to ROC on provisional basis। If the financial statement has not been adopted, if the financial statement has not been adopted by shareholders, still you have to give the financial statements to ROC। फिर भी आपको ROC को financial statement देना होगा on provisional basis। Are we understanding? फिर भी आपको ROC को financial statement देना होगा on provisional basis। Company within 30 days from AGM, company within 30 days from AGM financial statements, annual report and other documents ROC को देना होगा on provisional basis even if it has not been adopted। I guess clear। अगर अडॉप्ट कर लिया तो AGM से 30 डेज में देना ही है, अगर अडॉप्ट नहीं भी किया है तो भी AGM से 30 डेज में देना है ऑन प्रोविजनल बेसिस। के बाद में शेयरहोल्डर्स अप्रूव करेंगे, तब तक तो ये ले लो। वेरी गुड। थर्ड केस, हमने एजीएम कंडक्ट ही नहीं किया तो आरओसी को देना है क्या? हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, 137 टॉक्स अबाउट कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद आरओसी। एजीएम पे अडॉप्ट हो गया तो एजीएम से 30 दिन में दे देंगे, एजीएम पे अडॉप्ट नहीं हुआ तो भी एजीएम से 30 डेज में दे देंगे ऑन प्रोविजनल बेसिस। सर एजीएम ही नहीं किए हमने तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने नहीं देंगे? नहीं, देखो क्या लिखा है, if no AGM has been conducted, still company has to give financial statement, audit report and other documents to the ROC within 30 days from the last date for holding AGM। AGM कंडक्ट करने की लास्ट डेट होती है, राइट? आगे के सेशंस के अंदर हम वो भी कवर करने वाले कि एवरी कैलेंडर ईयर में होना चाहिए, ईयर एंड से विद इन 6 मंथ्स में होना चाहिए, 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, वो सब है। तो उसके अंदर एक लास्ट डेट आ जाती है, इस लास्ट डेट तक एजीएम हो जाना चाहिए। मेजॉरिटी कंपनीज के लिए सितंबर एंड होती है, बट कुछ कंपनीज के लिए उसके पहले भी हो सकती है। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, देयर इज अ लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग एजीएम। अगर आपने उस लास्ट डेट तक एजीएम कंडक्ट नहीं की तो उस लास्ट डेट से विद इन 30 डेज स्टिल यू हैव टू सबमिट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू आरओसी। So even if a company has not conducted AGM, still within 30 days from the last date for holding AGM, financial statement, annual report, audit report and other documents has to be filed with ROC along with reason for not holding AGM. Along with reason for not holding AGM. तो समझना अच्छे से, 137 is a बिल्कुल easy section, but students को often confuse कर देता है। तो I've created these 3 cases जिससे कि क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है? 137 क्या बात करता है? एकदम सिंपल सा सेक्शन है, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड टू आरओसी। इजी, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड टू आरओसी, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड टू आरओसी। इजी, ओके। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? पहला, अगर मान लीजिए अगर मैं कहूं हमारा एजीएम हुआ, उस पर अडॉप्ट हो गया तो एजीएम से 30 डेज में, हमारा एजीएम उस पर अडॉप्ट नहीं हुआ तो भी एजीएम से 30 डेज में, प्रोविजनल बेसिस पे हमने एजीएम ही नहीं किया तो लास्ट डेट ऑन विच एजीएम मस्ट हैव बीन हेल्ड, वहां से 30 डेज के अंदर इट हैज टू बी फाइल्ड टू आरओसी अलोंग विद रीजंस कि आपने क्यों एजीएम हेल्ड नहीं किया। लास्ट, अजी ओपीसी कैसे सबमिट करेगा? ओपीसी भी एजीएम से 30 डेज, अरे ओपीसी में तो एजीएम होती ही नहीं है ना। ओपीसी 1% कंपनी, ही इज इन इटसेल्फ द मेंबर्स की बॉडी पूरी। एक सिंगल मेंबर ना, तो क्या अकेला बैठ के हाँ मेरी मीटिंग चल रही है मैं अकेला बैठा, ऐसा तो नहीं होगा।
तो ओपीसी कैन फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। तो उसको टाइम पीरियड क्या दिया, जनरल मीटिंग तो आप करते नहीं हो, तो ईयर एंड से 180 डेज के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर देने, सेइंग अडॉप्टेड बाय मेंबर। मैं अकेला मेंबर हूं, मैंने अडॉप्ट कर लिया, तो यू हैव टू फाइल इट टू आरओसी विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। एंड इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन आता है आपका 138 इंटरनल ऑडिट। इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन आता है 138 इंटरनल ऑडिट। इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन आता है आपका 138 इंटरनल ऑडिट। बहुत इजी है समझना। 138 इंटरनल ऑडिट सेज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट prescribes the class of companies. Central government has prescribed certain class of companies to appoint an internal auditor who shall be a chartered accountant or cost accountant or such other professional as decided by board. तो frankly इसके अंदर कोई qualification नहीं है। Even a BCom graduate, if board of directors deems fit कि हाँ ये कर लेगा तो उसको अपॉइंट कर देंगे। So prescribed class of companies, क्या इंटरनल ऑडिट हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल है? नो। क्या इंटरनल ऑडिट हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो। इंटरनल ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी कंपनी। इंटरनल ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी कंपनी। इंटरनल ऑडिट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज। Internal audit is applicable only on prescribed class of companies. Okay, so internal audit is not applicable on every company. Internal audit is not applicable on every company. Internal audit is applicable only on prescribed class of companies. Prescribed class of companies क्या बताऊंगा भी मैं, बट पहले खत्म करो, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इंडियन क्लास ऑफ कंपनीज को इंटरनल ऑडिट कराना है। इंटरनल ऑडिट की सबसे खास बात क्या बताएं? स्टैट्यूटरी ऑडिट जब होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो रिपोर्ट है दैट हैज टू बी गिवन टू शेयर होल्डर्स। इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट इज नॉट गिवन टू शेयर होल्डर्स, इसका रिपोर्ट इज गिवन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमारे इंटरनल पर्पस के लिए है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट। इसी कारण से यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्ट्रिक्ट नहीं है। शेयरहोल्डर्स को थोड़ी जा रही रिपोर्ट, हमारे पास इंटरनल काम है, इसलिए कंपनीज में इंटरनल ऑडिट की चीज को हर एक कंपनी सीरियसली नहीं लेता। आइडियल लेना चाहिए, बहुत कंपनीज देते भी है, बट हर एक कंपनी सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है उसकी रिपोर्ट को सब सीरियसली लेते हैं, बिकॉज उसकी रिपोर्ट किसके पास जाएगी? शेयर होल्डर के पास जाएगी। क्लियर? तो इंटरनल ऑडिट हमारा इंटरनल व्यक्ति है, ठीक है। ओके, तो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज हैव टू अंडरगो इंटरनल ऑडिट, दे हैव टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है? कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, जैसे कि statutory audit has to be done by chartered accountant, जैसे कि secretarial audit has to be done by company secretary, cost audit has to be done by cost and management accountant। लेकिन यहाँ पे internal audit में ऐसा कुछ नहीं है। any chartered accountant or cost accountant or any person as board deems fit can do internal audit। So prescribe class of companies to appoint internal auditor who shall be chartered accountant, cost accountant, any other professional assigned by board। अब आता है कि किन के ऊपर internal audit मैंडेटरी है, किन किन कंपनीज के ऊपर internal audit मैंडेटरी, आखिर किन किन कंपनीज को internal audit करना अनिवार्य है। ओके, every listed company, the discussion is over here, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। every listed company has to undergo internal audit, then every unlisted public company whose outstanding deposit is 25 crore or more, or whose paid up capital is 50 crore or more, or whose outstanding loan debenture borrowing is 100 crore or more, or whose turnover is 200 crore or more, इनमें से कोई भी एक लिमिट अगर आप टच कर जाते हैं तो आपके ऊपर इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। चारों में से एक भी लिमिट टच हो गई, आपके ऊपर इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। इनके बीच में है और। तो अगर एक पब्लिक कंपनी देखना होगा, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, पेड अप कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स, बोरोइंग एंड टर्नओवर, ये चार लिमिट है। और नीचे का अमाउंट इजी है, 25, 50, 100, 200. So remembering becomes easy. Okay. So every unlisted public company whose outstanding deposit is 25 CR or more, whose outstanding deposit is 25 CR or more, whose outstanding deposit is 25 CR or more, whose paid up capital is 50 CR or more, whose paid up capital is 50 CR or more, whose outstanding loan debenture deposit, whose outstanding loan debenture deposit, whose outstanding loan debenture borrowing is 100 CR or more, or whose turnover is 200 CR or more. इनमें से कोई भी एक लिमिट टच हो गई है तो आपके ऊपर भी इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी हो जाए। ठीक है, याद रखना लिमिट क्या है? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, पेड अप कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग, डिबेंचर्स एंड टर्नओवर। हमेशा हाईएस्ट टर्नओवर ही होता है, ठीक है। और छोटा तो डिपॉजिट ही सबसे कम एक्सेप्ट करेगा ना, तो यहाँ पे ऐसे, और बोरिंग सबसे ज्यादा हो सकती है उसके बाद में, टर्नओवर के बाद में। तो ऐसा रखा है सिंक्रोनाइजेशन में, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, पेड अप कैपिटल, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग and turnover, or limit 25 crore, 50 crore, 100 crore, 200 crore. So if there is any unlisted public company whose outstanding deposit is 25 crore or more, whose paid up capital, मेरे साथ साथ बोलना है आपको घर पे, whose paid up capital is 50 crore or more, whose outstanding loan debenture borrowing is 100 crore or more, और whose turnover is 200 crore or more, ऐसी कंपनी के ऊपर भी इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी करता हूं मैं। 4 बार इसलिए बोलता हूं ताकि आप भी मेरे साथ बोल के रैप अप कर लो, दिमाग में बैठ जाए। ओके, एंड देन द लास्ट इज एवरी प्राइवेट कंपनी। समझो, पब्लिक कंपनी के लिए, अनलिस्टेड कंपनी के लिए 4 कंडीशन थी, प्राइवेट के लिए उनमें से 2 ही कॉपी की। कौन सी? आउटस्टैंडिंग लोन और टर्नओवर वाली, लिमिट सेम है। एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स और बोरोइंग ऑफ 100 CR और मोर, और हैविंग टर्नओवर ऑफ 200 CR और मोर।
क्लियर है यारों? तो ये इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। और इन कंपनीज के ऊपर इंटरनल ऑडिट अनिवार्य है, इन कंपनीज के ऊपर इंटरनल ऑडिट अनिवार्य है, इन कंपनीज के ऊपर इंटरनल ऑडिट अनिवार्य है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? आर वी अंडरस्टैंडिंग? आर वी अंडरस्टैंडिंग? And this sets up to complete our first chapter for the day. तो पहला चैप्टर हमारा हो चुका है। 100% फोकस करेंगे यहाँ पे, 100% फोकस करेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे आ जाओ। ये पहले चैप्टर कंठस्थ कर लो। मतलब आप समझो, आप यहां पर जितने देर बैठे हो ना, तो इससे आप क्या लेके जा रहे हो ये आपने देखना होगा। तो पहला चैप्टर पूरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए। दिस इज चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। दिस इज चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ओके, चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज 128 to 138 क्या है इसके अंदर? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये दोनों एक जैसे हैं। 128 129 is also related to another section। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो सेक्शन थे, बोलो कौन सा? 134। ठीक है, ऐसे आ जाते हैं। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 129 134 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वंडरफुल। उसके बाद में 128 129 हो गया, फिर 130 और 131। 129 ए आया था कि पीरियोडिक ऑर्डर कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी अनलिस्टेड कंपनी को कि आपको पीरियोडिकली ऑडिट या लिमिटेड रिव्यू के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना है। एडिशनल सेक्शन है, छोटा सा। 30 और 31 वापस रिलेटेड है। 30 talks about reopening of accounts on tribunal's order and 131 talks about that voluntary revision of accounts। ठीक है, तो उसमें अगर वॉलंटरी रिविजन में किसी कोई मस्ती डायरेक्टर को लगता है तो वो सेंट्रल तो वो ट्रिब्यूनल, दोनों के अंदर ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लगता है। 130 131 दोनों में ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लगता है। ठीक है, फिर 132 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एनएफआरए। 132 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एनएफआरए खत्म। 133 पिद्दी है, पिद्दी 133 पिद्दी है। 133 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पिद्दी से सेक्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर, कैन अनाउंस, कैन प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, 134 पहले हो गया। फिर 135, सर 135 आपने पढ़ाया नहीं? अरे गधों, वो हमने पहले एक सेक्शन सीरीज में कवर कर दिया ना। तो जब हमने चार्ज पढ़ा था, चार्ज के साथ में हम सीएसआर वहां पे पढ़ चुके हैं। 135 टॉक्स अबाउट सीएसआर। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति सीएसआर भूल सकता है। जैसे 132 इन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है, जैसे 132 इन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है, वैसे 135 इन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है। 135 नॉट 136। वैसे 135 इन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है, इसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, ये आइसोलेटेड चलता है, अकेला चलता है सीएसआर 135। फिर आता है 136, 136 से 137 वापस रिलेटेड है। क्यों? 136 इज राइट ऑफ मेंबर टू गेट अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 136 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ मेंबर टू गेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉपी। 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉपी हैज टू बी गिवन टू आरओसी। एंड 138 आता है इंटरनल ऑडिट। जैसे कि मैंने कहा, मेरे हिसाब से इंटरनल ऑडिट को यहां से निकाल के अगर मेरी चलती तो मैं इसे इस चैप्टर से निकाल के इस चैप्टर में लगा देता, बिकॉज द नेक्स्ट चैप्टर इज ऑडिट एंड ऑडिट है। तो इंटरनल ऑडिट would best suit at that particular place। बट ठीक है, हमें दे दिया, हम इस तरह से पढ़ना है। जैसे कि मैंने कहा था कि our opinion is like cow's opinion, तो it really doesn't matter to legislators। चलो यार, तो सबसे पहले मेरी आशा है कि हर एक व्यक्ति को चैप्टर 9 सॉर्टेड हो गया। मुझे पता है किस चीज का वेट करें, बट वो भी आपको मिलेगा नहीं। सुनो मेरे बात ध्यान से, अच्छे से 100% फोकस करो कि भाई साहब 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, 138 अपने आप में एक आइसोलेटेड सेक्शन हो गया, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो हमारे पूरे सीक्वेंस के अंदर एक ही पिद्दी सेक्शन है, दैट इज 133 सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक पिद्दी सेक्शन, बाकी सब इजी है, आपको बिना मेमोरी टेक्निक की याद हो जाएंगे। बट फिर भी आपके लिए कुछ है, बट बिना मेमोरी टेक्निक की याद करना है। ये वाला आपको सेक्शन सीरीज, दैट इज चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। फोकस करना अच्छे से। चलो, क्या है? 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 129 के साथ 134 इज आल्सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, उसके अंदर 130 एंड 131 ये दोनों होता है रीओपनिंग ऑफ बुक्स बाय द ट्रिब्यूनल एंड वॉलंटरी रिविजन ऑफ बुक्स। ठीक है, तो हो गया 129 130 131 132, फिर 133, फिर आया 132 130 131 132 कौन सा है? 132 इज एनएफआरए, 133 इज पिद्दी, 132 इज एनएफआरए, 133 इज पिद्दी, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर आता है 134, ऑलरेडी हो चुका है। 135 आइसोलेटेड, खुद में दम है 135 में, दैट इज सीएसआर। फिर 136 137 साथ में हाथ पकड़ के चलते हैं, क्या? दैट members have a right to get financial statements का कॉपी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉपी हैज टू बी फाइल्ड टू आरओसी। 137 हमने डिटेल में खत्म किया। फिर आ जाता है आपका 138 और ये आ जाता है इंटरनल ऑडिट। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अभी के अभी आंखें बंद करके देखो कि आपको 128 से 138 तक याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको इंडिविजुअली ताकत किस किस में है? 132 एनएफआरए, 135 सीएसआर एंड 138 इंटरनल ऑडिट। ये अकेले चलते हैं। क्या अकेले चलते हैं? एनएफआरए 132 अकेला चलता है, सीएसआर 135 अकेला चलता है एंड 138 में इंटरनल ऑडिट भी अकेला चलता है। इनको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, बाकी लोग साथ में चलते हैं। पहले तीन का झुंड आ रहा है, 128 129 134।
फिर आता है 130 131 का झुंड, 132 अकेला चलता है, 133 किसी के साथ है ही नहीं, वो पिद्दी अकेला घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद में आ गया 134 हो गया, 135 हो गया, 136 137 साथ में चलते हैं और 138 वापस अकेला चलता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। चलो देखो देखो देखो, आंखें बंद करके देखो कि आपको याद आ रहा है क्या। जस्ट सी, you have 10 seconds whether you're able to recall 128 129 130 131 132, पूरा 138 तक रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एंड जो लोग अभी इसको लाइव प्रीमियर देख रहे हैं अभी कभी कमेंट करते हैं कि हाँ हम रिकॉल कर पा रहे हैं। यू हैव 10 seconds, आई विल नॉट इंटरफेयर, टेल मी। रिकॉल हो रहा है यारों? एक बार मैं कर दूं आपके साथ में। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 120 मेरे से पहले बोलते रहो, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 134 इज आल्सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। 130 131 रिवीजन, रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय ट्रिब्यूनल एंड रिवीजन, वॉलंटरी रिवीजन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो 128 129 130 131, 132 अकेला चलता है एनएफआरए, 133 पिद्दी, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 134 ऑलरेडी हो गया, 135 अकेला चलता है सीएसआर, 136 137 साथ में चलते हैं, दिस इज व्हाट 136 मेंबर्स राइट टू गेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड 137 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड टू आरओसी, हमने तीन किस करके पढ़े, एंड 138 इंटरनल ऑडिट। आई होप दैट यू आर ऑल विथ मी, आई होप दैट यू आर ऑल विथ मी। आर वी ऑल सॉर्टेड पीपल, आर वी ऑल सॉर्टेड? चल, यस पीपल। सबसे पहले क्या करना है अब यहां पे मेमोरी टेक्निक मैं आपको नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से आप बच्चों को मेमोरी टेक्निक की आवश्यकता नहीं है, मेरे हिसाब से यहां पे आप बच्चों को मेमोरी टेक्निक की आवश्यकता नहीं है। बट सिंस दिस इज अ सैटरडे सेशन, कुछ तो खास रहेगा। आपने क्या करना है, यू हैव टू ट्राई एंड मेक अ मेमोरी टेक्निक हियर। देखो कैसे है ना, सब चीजें मैं ही बता दूंगा तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। यू टू ट्राई एंड मेक अ मेमोरी टेक्निक हियर, आपके हिसाब से बनाओ, आपके हिसाब से मेमोरी टेक्निक बनाओ। इसके अंदर जो बेस्ट वर्ड है उसको ले लो, अल्फाबेट को लेके जैसे आपको ठीक लगता है उससे आप एक मेमोरी टेक्निक बनाओ, and then tell me the memory technique, okay, and then I'll be giving that which memory technique I can declare the best, क्या ये बेस्ट memory technique है, ठीक है ना। उस पर कुछ रिवॉर्ड भी रख देंगे यार, ठीक है ना, एकदम बढ़िया सा, एकदम डोमिनोज का पिज्जा भिजवा दूंगा आपके घर पे। Okay, so focus here very carefully. So what you have to do now is you have to create a memory technique. How will you communicate? Comment section. तो जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहां पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं दैट दिस इज द मेमोरी टेक्निक एज पर यू, कि ये आपके हिसाब से मेमोरी टेक्निक है। वैसे मुझे लगता है कि इस चैप्टर में आप बिना मेमोरी टेक्निक के फोड़ दोगे, पूरा तो याद हो रहा है, बट फिर भी अगर आपको लगता है सर ये 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद कैसे याद रहेगा, तो एक मेमोरी टेक्निक आप यहां बना सकते हैं। यहां पर मैं मेमोरी टेक्निक बनाने वाला नहीं हूं, नॉट फॉर चैप्टर नंबर 9 नॉर फॉर चैप्टर नंबर 10। इन दोनों के अंदर यही चीज होगी दैट मेमोरी टेक्निक आप ही बनाएंगे, आप ही मेमोरी टेक्निक बनाएंगे। ओके, चल अब क्या करना है यारों, दिस सेशन विल स्टॉप हियर, ये सेशन यहां पे रुकेगा, ठीक है। बिकॉज अगर एक ही बड़ा सेशन ले रहा तो देन वो कैसा है कि आई डोंट वांट कि आपका उस कंफर्ट लेवल से नहीं हो। सो दिस सेशन विल स्टॉप हियर एंड इमीडिएटली आफ्टर 15 मिनट्स नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट। 15 मिनट बाद अगला सेशन स्टार्ट होगा। 15 मिनट में यू कैन टेक अ ब्रेक, यू कैन टेक चिल पिल, एंड इन 15 मिनट में यू रिवाइज ऑल ऑफ दीज सेक्शंस। इन 15 मिनट में यू रिवाइज ऑल ऑफ दीज सेक्शंस, बस जस्ट ब्रेक लो, चिल पिल लो। बिकॉज थोड़ा सा कैसा है कि ये जो कितना ये आई गेस 1 आवर 15-16 मिनट्स का जो सेशन बना नहीं, बहुत ही हेक्टिक एकदम पावर पैक्ड रहता है। बिकॉज माय लेक्चर के अंदर मैं ऐसा ब्रेक नहीं लेता, मैं दबा दब करता था। 1 आवर 15 मिनट्स का पावर पैक्ड सेशन रखा है, इसी को मैं 2 आवर खींच दूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा। सो यू टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स हियर एंड देयरआफ्टर यू टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स हियर एंड देयरआफ्टर नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्टिंग टू प्रीमियर। फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा आपका जिसके अंदर चैप्टर नंबर 10 के सारे सेक्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग क्लियरली, ठीक है। अब आई नो आप में से कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब बस हो गया सर शनिवार के लिए, अब हम ब्रेक लेते हैं, अगला सेशन हम बाद में देखेंगे। डोंट डू दैट, डोंट चीट टू योरसेल्फ यारो। एट द एंड ऑफ द डे आई विल टेल यू समथिंग यारो, मैं तो करने वाला, ठीक है। विद these years of experience what I've learned is that I'll be trying to give my best. Of course हो सकता है यारों कि मैं जब मेरा बेस्ट दे रहा हूं तब मैं 100% क्राउड तक नहीं रीच कर पा रहा हूं। हो सकता है 1 और 2% क्राउड होगा जिनको मतलब शिकायतें रह जा रही है फिर भी, बट मेरी कोशिश रहती है that I'll still continue to do my best. ओके, तो मैं तो मेरे शिद्दत से आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सेशन 15 मिनट के बाद आपका प्रीमियर होने वाला है। बट आप में से अगर कुछ बच्चे जाना चाहते हैं तो उनको मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट आई वुड सिंसियरली सजेस्ट ईमानदारी से खत्म कर लो। देखो मुझे बताओ 120 to 130 एकदम सॉर्टेड है कि नहीं है, सब सेट हो गया ना, तो ईमानदारी से रिलीजियसली डिसिप्लिन तरीके से वापस बैठ के 15 मिनट बाद 139 to 148 को भी रैप अप कर लीजिए। ओके, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच फॉर नाइसनेस, पेशेंस, एज एंड आई हैव सेड
कल संडे शाम को आई विल बी कमिंग लाइव ऑन इंस्टाग्राम टू टॉक टू यू पीपल. ओके, आईडी इज सुकलेचा शुभम. ओके, अभी नेक्स्ट सेशन भी रहेगा, उसके बाद मैं वापस एक बार अनाउंस करूंगा. आई विल सी पीपल टुमारो लाइव. ओके, दैट विल बी फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू. बाय बाय.